तो ये ऐसे ड्रॉ नहीं हुई, मैं अपनी ऐसे कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास एरे है एक, या लिस्ट भी कह सकते हैं पाइथन के अंदर। तो हमने क्या करना है, इसकी सब एरेज बनानी है। सब एरे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे दो वेरिएबल कह लें, दो पॉइंटर कह लें, वो बनाने पड़ते हैं। एक को हम आई कह देते हैं और एक को हम जे कह देते हैं। सबसे पहले ये भी जीरो से इंडेक्स से स्टार्ट होगा और ये भी जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा। अगर हम देखें तो इसमें सब एरेज कौन कौन सी बन सकती है। सबसे पहले किससे स्टार्ट करना है, हमने थ्री से जितनी भी सब एरे बन सकती हैं उनको हमने स्टार्ट करना है। जैसा कि सबसे पहले इससे थ्री से जो बनने वाली एरे होगी वो कौन सी होगी, वो थ्री होगी। फिर अगर हम देखें और कौन सी होगी, थ्री और फोर। फिर और कौन सी होगी, थ्री, फोर, फाइव। और हम इसके आगे देखें तो थ्री से स्टार्ट होने वाली और कौन बन सकती है, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। इस तरह से अगर हम और देखें, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और एंड पे सेवन। ये सारी थ्री से स्टार्ट होने वाली सब एरेज है। ठीक है, और अगर उसके बाद हमने किससे देखना है कि फोर से स्टार्ट होने वाली सब एरेज कौन कौन सी बन सकती है हमारे पास। इसमें कौन सी होगी, सबसे पहले फोर होगी, फिर फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। इसी तरह से आगे, सॉरी यहाँ पे ये फाइव तक ही होगा। उसके आगे क्या होगा, फोर, फाइव और सिक्स। एंड पे होगा फोर, फाइव, सिक्स और सेवन। ये फोर से स्टार्ट होने वाली सारी सब एरेज है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगला एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, फाइव। फाइव से स्टार्ट होने वाली सब एरेज कौन कौन सी है। एक तो है फाइव, इसके आगे फाइव और सिक्स, और एक बनेगी फाइव, सिक्स और सेवन। ये बन गई सब एरेज। उसके बाद हम देखते हैं कि सिक्स से बनने वाली कौन सी है। एक है सिक्स और दूसरी है सिक्स और सेवन। एंड पे रह जाता है सेवन, इससे बनने वाली एक ये सेवन वाली है। ठीक है, ये चीज हमें बनानी है और प्रिंट करनी है। इस तरह से सारी सब एरेज प्रिंट करनी है। तो हम इसकी अप्रोच कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो आई पॉइंटर है वो थ्री पे होगा, और जो जे है वो भी इसी पे होगा। लेकिन क्या होगा, आई यहीं पे रहेगा और जे आगे मूव करता जाएगा, ठीक है, हर दफा। लेकिन अगर आप देखें, एक दफा ये आई और ये जे चलने के बाद क्या हो रहा है कि हमारे पास एक थर्ड लूप होगी जो क्या कर रही होगी, इन सारी सब एरेज को कंट्रोल कर रही होगी। मतलब यहाँ पे हमें कितनी लूप्स यूज करनी पड़ेगी, तीन लूप्स यूज करनी पड़ेगी। एक जो है वो कंट्रोल करेगी स्टार्टिंग वैल्यू को, मान लें हम आई को कहते हैं, ये स्टार्टिंग वैल्यू को कंट्रोल करेगी कि कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये सारी सब एरेज थ्री से स्टार्ट हो रही है, और ये सब एरेज फोर से स्टार्ट हो रही है। ये सारा ये वेरिएबल कह रहे हैं, पॉइंटर कह रहे हैं आई, ये इसको हैंडल कर रहा होगा। और हम ये देखें अगर, फिर जे क्या होगा, देखें यहाँ पे जे जीरो है थ्री पे, और यहाँ जे वन है। मतलब जे कैसे कंट्रोल कर रहा होगा, इस साइड पे जो हमारी रो वाइज है उसको जे कंट्रोल कर रहा होगा कि कहाँ तक जाना है। स्टार्टिंग में ये भी जीरो से स्टार्ट होगा, और हम इसको कह देते हैं एंड कहाँ पे होनी है, लूप में, ठीक है। और एक सब इन दोनों से बाहर एक लूप होगी, थर्ड लूप, जो सबसे बाहर होगी वो ये कंट्रोल करेगी कि कितनी सब सब एरेज का सेट बन रहा है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक सब एरे का सेट ये है, ये सेट वन है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें, एक सेट ये है सब एरेज का, इस तरह से एक ये है थर्ड, इस तरह से ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तीन लूप्स इसलिए हैं, एक स्टार्टिंग को कंट्रोल कर रही होगी, एरे स्टार्ट कहाँ से हो रही है, पहला एलिमेंट कौन सा है,
दूसरी लूप एंडिंग को कंट्रोल कर रही होगी, और थर्ड ये कंट्रोल कर रही होगी कि टोटल कितने ये सेट बनने हैं सब एरेज के। तो हम, अगर आप इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कोड से इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, प्रिंट कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे एक थोड़ी सी बात मैं ये भी बताता चलूँ, आपने शायद पढ़ा होगा कि जहाँ पे रोज और कॉलम की बात आ जाती है ना, वहाँ पे नेस्टेड लूप यूज होती है। ठीक है। लेकिन अगर आपको यही टेबल पूरी रोज और कॉलम मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाने पड़े इस तरह से, फिर आपको तीन लूप्स की जरूरत पड़ती है। वो तीन लूप्स हो जाती है, एक रोज को कंट्रोल करेगी, एक कॉलम को कंट्रोल करेगी, और एक नंबर्स ऑफ टेबल्स को कंट्रोल करेगी। अगर हम यहीं पे इसी की बात करें, सब एरेज की बात करें, ये भी टेबल के फॉर्मेट में है। ये देखिए, ये कॉलम्स भी हैं इस तरह से, और इस तरह से रोज भी हैं। ठीक है। और ये टेबल भी बहुत सारी है, ये वन टेबल है, ये टू है, और ये थर्ड है, और फोर्थ और फिफ्थ इस तरह से। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं थर्ड तीन लूप क्यों यूज करेंगे उसका कंसेप्ट भी बताया, और ये कैसे कोड रन करेगा वो भी बताया। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं तो हम कोड से स्टार्ट करते हैं फिर। जी सर, शहबाज आपका माइक ऑन है, आप कुछ पूछना है। सर नहीं, मैं देख रहा था कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा तो सर आप कोड करते हैं। कोड करते हैं। अच्छा, मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। मेड न्यू फाइल। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें, हम एक यहाँ पे लिस्ट बना देते हैं, या एरे भी कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में। हम वो बना देते हैं 3 4 5 6 7। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये कहा कि एक लूप ऐसी होगी जो नंबर ऑफ टेबल्स को, नंबर ऑफ सेट्स को कंट्रोल करेगी कि टोटल कितने सेट्स बनने हैं। तो सबसे पहले हम वो एक आउटर लूप बना देते हैं जो ये देखेगी कि कितने सेट बनने हैं। अगर हम ये देखें कि मैंने यहाँ पे ये इसमें लेंथ क्यों ली है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये उतने ही सेट बन रहे हैं जितने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर काउंट करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, और ये जो हमारे पास सेट बन रहे हैं सारे टोटल, ये भी हमारे पास 5 बन रहे हैं। इसीलिए जितनी उसकी लेंथ है उतने ही नंबर ऑफ सेट्स बन रहे हैं, तो इसीलिए उसकी लेंथ जितना ही मैंने लूप पे चलाना है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद स्टार्टिंग वैल्यू जो, इसको हम क्या देखते हैं, और ये रेंज, तो यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, ये एक लूप आई वाली है, और उसके बाद कौन सी है, जे वाली है। दोनों कहाँ तक चलेंगी, ये दोनों, ये दोनों चलेंगी, दोनों ही लेंथ तक चलेंगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम लेंथ तक चलाएंगे।
और जो सबसे एंड वाली लूप होगी, जो कि होगी हमारे पास ये, वो हमारे पास चलेगी आई से लेकर जे तक। और हम ये प्रिंट करवा देंगे, ये आएगा, ठीक है। और ये एंड कर देंगे स्पेस पे। और इसके बाद हम एक लाइन ब्रेक लगा देते हैं, ताकि सेट्स के दरम्यान में, एरे के दरम्यान में वो होगा, ब्रेक आएगी। और एक ब्रेक एक और लगा देते हैं, लाइन ब्रेक। अब हम इस कोड को चला के देखते हैं, और अगर कहीं पे इश्यू आता है तो हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 से स्टार्ट होने वाले सारे आ गए, और ये 4 से स्टार्ट होने वाले सारे आ गए। उसके बाद 5 से स्टार्ट होने वाले सारे आ गए, और ये 6, इसमें 7 मिस है। अगर हम यहाँ पे J+1 लिखते हैं, क्योंकि जहाँ पे जे जो है वो एक्सक्लूसिव होता है, एंड वाली। एक बार फिर से उसको रन करते हैं। यहाँ पर यहाँ पे G1+1 लिखने का यह मतलब था, क्योंकि पाइथन में ये होता है कि जो हम यहाँ अपर बाउंड लिख रहे होते हैं वो एक्सक्लूसिव होता है, वो इंक्लूड नहीं होता। इसलिए वो 7 इंक्लूड उसमें नहीं हो रहा था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सारे हमारे पास सब एरेज, ये 3 से स्टार्ट होने वाली, ये 4 से स्टार्ट होने वाली, और ये 5 से स्टार्ट होने वाली, और ये 6 से स्टार्ट होने वाली, और ये 7 एंड पे भैया आ गई। तो ये इस तरह से हम सब एरेज बना सकते हैं, और इसके रिलेटेड लीड कोड के बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है सर, थैंक यू। अच्छा, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करना था सर शहजाद ने। शहजाद शहजाद, आप ज्वाइन है। और इसमें सर थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें कि इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या बनाएगी, क्योंकि ये तो 3 लूप्स हैं, हाँ तो फिर एन क्यूब हो जाएगी इसकी। जी जी, एन क्यूब, क्योंकि आप नेक्स्ट इसकी ये देखें। टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी एन स्क्वायर ही रहेगी, क्योंकि हम जे टाइम ही चल रहे हैं, जे एक बार ही चल रहे हैं, और उसके अंदर जो ये के वाली है ये उसके मुताबिक ही चल रही है, आई और जे के रेंज के अंदर ही चल रही है। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पे देखें, 3 स्केयर है तो सर क्यूब ही होगी। ये 3 जो सर है सर वो लूप हैं। सर आप सही कह रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये जो है ना, ये हम यहाँ पे देखें तो ये 0 से लेकर एन, जितने लास्ट एलिमेंट होंगे ये उतनी ही चल रही है। इसकी तो एन आएगी आएगी कंफर्म है। अगर हम इसकी देखें तो इसकी भी लूप की 0 से एन तक होगी, ये भी कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें सर, यहाँ पे तो से लेकर जे तक, और एक टाइम ऐसा आएगा ये जे भी एन को अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए ये हमारे पास इसी को पहली पहली एग्जांपल को हम ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखें, ये जे यहाँ से स्टार्ट, आई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और हम यहाँ तक जा रहे हैं एंड तक, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये वाली जो लूप है ये भी 0 से एन तक जाएगी जाएगी, ठीक है। तो जब नेस्टेड लूप हो तो उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अगर पैरेलल हो तो हम उसको ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड में तो वो फर्क नहीं पड़ता, हम उसको एक दफा 3 एन लिखे देते हैं, और कांस्टेंट जो होते हैं उसको इग्नोर करके एन लिख देते हैं। लेकिन जो नेस्टेड होते हैं उसको हम इग्नोर नहीं करते, वो हम क्यूब में हो जाती है। सर इस तरह से कैलकुलेट होगी। आपने सही कहा, इसकी एन क्यूब ही होगी। थैंक यू सर। जी।
सर और किसी को क्वेश्चन कोई पूछना है? किसी और को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो सर शहजाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है लीड कोड का, वो सॉल्व ये कराते हैं। एंड इसलिए यूज किया गया, इसका क्या फंक्शन है? जी मैम, आपने क्या पूछा? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। मैंने कहा ये एंड वर्ड एंड किस लिए यूज किया गया है प्रिंट में, इसका क्या अच्छा फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है कि अगर हम ये नहीं लिखते ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर नहीं लिखते तो लाइन ब्रेक होगी। ठीक है, अगर हम कॉमा लगा के ये एंड लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है इसके अंदर जो चीज हम लिख रहे हैं इक्वल जिस चीज के कह रहे हैं उस पे एंड हो। मिसाल के तौर पर अगर आप इसके अंदर एक कॉमा लगा देते हैं तो आप देखेंगे हर एलिमेंट के बाद कॉमा आएगा। ये देखिए। ठीक है, अगर आप इसके अंदर कोई और साइन लगा देते हैं तो हर एलिमेंट एंड होगा उसी चीज के साथ। जैसे आप इसमें डॉलर का साइन लगा दें तो हर एलिमेंट डॉलर के साइन पे एंड होगा। ये देखें, ये चीज ये शो करती है कि इस लाइन को एंड किस पे करना है। अगर नहीं लगाएंगे तो लाइन ब्रेक हो जाती है, उससे एरे का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, इसीलिए मैंने ये एंड का कंसेप्ट लगाया है। तो उससे हमें पता नहीं चलता कि कौन सी चीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है। सारी ऐसे लाइंस में देखें प्रिंटिंग हो रही है, तो उससे हमें पता ना चलता कि कौन से सेट्स हैं और कौन से नहीं। इसलिए मैंने ये एंड का कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया है, ताकि अगर मैं इसको एंड लिखूं तो वो स्पेस दे दे एंड पे, लाइन को ब्रेक ना करे। और ये एक दफा सारी वो लाइन प्रिंट करने के बाद, मैं एक बार फिर से रन करके दिखाता हूँ। सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दी। ये देखिए, अगर अब मैंने स्पेस नहीं दी, जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दिया है, तो उसमें कोई भी स्पेस नहीं है। अब यहाँ पे स्पेस अगर लगाता हूँ फिर इसको प्रिंट कराता हूँ तो स्पेस आएगी। इसी फॉर्मेट को मेंटेन करने के लिए मैंने ये यूज किया है। और जो आप ये लोग एंड पे ये दो प्रिंट देख रहे हैं, जस्ट एम्प्टी प्रिंट लिखे हुए हैं, वो ये दो नीचे वाली लाइंस को ब्रेक करें ताकि नीचे से थोड़ा सा गैप आ जाए और ये विजिबल अच्छे से हो सके। इसमें और कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट विजिबिलिटी के लिए मैंने ये यूज किए थे। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर शहजाद, आप स्टार्ट करें क्वेश्चन, अगर किसी और का क्वेश्चन नहीं है तो। मेरे ख्याल से शेयरिंग एक्सेस नहीं है मेरे पास, एक्सेस स्क्रीन शेयर का। सर वो मैंने आपको पोस्ट नहीं बनाया था इसलिए शायद नहीं होगा। आप देखें पोस्ट हैं आप। जी जी हाँ। बेसिकली ये वाली प्रॉब्लम हमने रखी तो एंड में थी, लेकिन जो इसके दरमियान में प्रॉब्लम्स थी वो हमें थोड़ी हार्ड लगी, तो हमने सोचा पहले बेसिक वाली थोड़ी करा लेते हैं, उसके बाद हार्ड वाली की तरफ move करेंगे। ये काफ़ी पॉपुलर प्रॉब्लम है, आपसे आप में से कुछ लोगों ने पहले भी इसको किया हुआ होगा। इसका नाम है बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक। इसके अंदर स्टेटमेंट ये दी हुई है, यू आर गिवन एन एरे प्राइसेस वेयर प्राइस आई इज द प्राइस ऑफ ए गिवन स्टॉक ऑन द ith day. You want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in the future to sell that stock. Return the maximum profit you can achieve from this transaction. If you cannot achieve any profit, return zero. इसी के लिए स्टेटमेंट क्या कह रही है कि हमें एक एरे दी गई है प्राइसेस की। उस एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट स्टॉक्स की प्राइसेस हैं। तो हमने करना क्या है कि किसी एक दिन के अंदर कोई एक स्टॉक लेना है और फ्यूचर के अंदर फिर उस स्टॉक को सेल करना है बेस्ट प्राइस के ऊपर कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा हो। और हमने ये देखना है कि हाँ, ये चीज़ हमने
देखते हुए हमने स्टॉक को बाय और सेल करना है कि कोई भी हमें ऐसे पॉइंट पे ऊपर स्टॉक को बाई करना है जहां पर उसकी वैल्यू कम हो और उसके बाद कोई ऐसी मैक्सिमम वैल्यू आ रही हो, इतना प्रॉफिट आ रहा हो कि उससे पहले हमें कोई प्रॉफिट इस तरह का ना मिल रहा हो। जैसे अगर यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो 7 है। अगर हम 7 के ऊपर अगर हम कोई भी स्टॉक खरीदें तो बाद में अगर हम किसी भी जगह पे ऊपर उसको बेचें तो हमें किसी भी जगह पर किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पर अगर हम 7 के ऊपर खरीदें तो 7 से बड़ी आगे कोई वैल्यू है ही नहीं, अगर हम उसको बाद में बेचेंगे तो हमें लॉस ही होगा। अगर हम 1 पे बेचें तो 1 के बाद हम 5 के ऊपर अगर उसको सेल करें तो हमें 4 प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन अगर हम उसको 6 के ऊपर सेल करें तो हमें 5 प्रॉफिट आ रहा है। तो हमने इसी तरह देखते हुए, इस स्ट्रेटजी को देखते हुए हमने वो बेस्ट टाइम देखना है कि जब हम स्टॉक को बाई करें और बाद में सेल करें तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें आए, और उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद हमने वो प्रॉफिट रिटर्न करना है। स्टेटमेंट सब क्लियर है? ठीक है, सब क्लियर है तो नेक्स्ट मिलते हैं। सही है। अगर अभी यहाँ पर देखें इसके लिए प्रॉफिट हमें होता कब है, प्रॉफिट होता कब है? प्रॉफिट हमें तब होता है कि जब हम कभी कोई चीज खरीदें उसकी बाइंग प्राइस जो है, उसकी सेलिंग प्राइस जो है, जिस प्राइस के ऊपर हम सेल करें उसमें से हम माइनस कर दें बाइंग प्राइस को। ठीक है, तो ये जो दरमियान वाली जो वैल्यू आती है, डिफरेंस जो आता है, अगर तो वो पॉजिटिव में है तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर वो नेगेटिव में है तो इसका मतलब है कि हमें लॉस हुआ है। अगर वो जीरो है तो मतलब हम न्यूट्रल ही रहे हैं, ना कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसी इसी स्ट्रेटजी को देखते हुए हम देखेंगे कि अगर हम 7 के ऊपर हम स्टॉक खरीदें कोई भी, नेक्स्ट हम गिवन डेज के अंदर 1 के ऊपर अगर जाएं तो देखिए कि अगर हम इस 7 वाले स्टॉक को 1 के ऊपर सेल करें तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पर उसको सेल नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें कि 7 जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि 7 के बाद हमें 1 के ऊपर प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा, लेकिन 7 के बाद हमें कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है कि उस वैल्यू के ऊपर हमारे स्टॉक की प्राइस कम है। तो हम ऐसा ना करें कि इस डे के ऊपर ही हम स्टॉक को खरीद लें, तो हम 7 को स्किप करते हुए अपनी बाइंग प्राइस को 1 के ऊपर सेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बाइंग प्राइस करंटली 1 आ गई। हमने नेक्स्ट मूव किया, हम 5 के ऊपर है। हमने चेक किया कि क्या 5 के ऊपर अगर हम जो स्टॉक हमने बाई किया हुआ है, क्या वहां पर अगर सेल करें तो हमें प्रॉफिट आ रहा है। हम चेक करेंगे यहाँ पर 5 के ऊपर, ये 5, हाँ जी, बाइंग सेलिंग प्राइस जो है वो बाइंग प्राइस से ग्रेटर है, तो मतलब हमें प्रॉफिट आ रहा है। हम 5 के ऊपर उसको सेल करके चेक करेंगे कितना प्रॉफिट आ रहा है। इसके ऊपर अगर हम 5 के ऊपर सेल करें तो हमें प्रॉफिट आ रहा है, करंटली प्रॉफिट जो है हमारा वो है 4। तो हमने इसको ले लिया कि हमारे पास करंट प्रॉफिट, अगर हम इसको बेचें तो वो 4 है। हम नेक्स्ट मूव करेंगे, चेक करेंगे क्या कोई ऐसा इंडेक्स पड़ा हुआ है आगे, कोई ऐसी वैल्यू पड़ी हुई है जो हमें से ज्यादा मुनाफा दे रही हो। हम जब 3 के ऊपर जाएंगे तो 3 को चेक करेंगे कि हाँ 3 के ऊपर भी हमें जो है ना वो मुनाफा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम 3 के ऊपर सेल करके इसको चेक करेंगे कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो 3 - 2 कितना बनेगा, ये बनेगा 2, लेकिन जो हमें पहले से प्रॉफिट मिला हुआ है उसकी वैल्यू तो 4 है, तो मतलब हमें इसके ऊपर सेल नहीं करना, पहले वाला प्रॉफिट ही हमें ज्यादा मिल रहा है। आगे हम मूव करेंगे, हम जाएंगे 6 के ऊपर। 6 के ऊपर जब इसको सेल करेंगे तो हम चेक करेंगे 6 - 1 वैल्यू बड़ी है, तो हम इसको चेक करेंगे। जब हमारे पास 6 आएगा तो 6 - 1 5 हो जाएगा, तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, पहले बार प्रॉफिट से ज्यादा है, तो उसका मतलब ये है कि हम इसके ऊपर अगर सेल करें तो ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो उसे हम अपने प्रॉफिट को अपडेट कर देंगे, हमारे पास 5 हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे। जब हम 4 के ऊपर जाएंगे तो 4 के ऊपर हमें ये चेक करेंगे कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा तो नहीं हो रहा। यहाँ पर प्रॉफिट हम देखें हो रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट कम है, 5 से कम है, तो हम यहाँ पर सेल नहीं करेंगे। हमारे पास जो फाइनल प्रॉफिट निकल के आएगा वो हमारे पास 5 ही होगा, हम इस 5 को रिटर्न कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रेटजी हम अपना रहे होंगे। फर्ज करें कि आगे जाके यहाँ पर 3 की जगह 0 था। मैं एक दूसरा केस आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमारी बाइंग प्राइस 7 थी, क्योंकि पहले दिन तो हम किसी भी स्टॉक को बाई कर सकते हैं, सेल तो नहीं कर सकते ना। तो पहले दिन हम उसको खरीद ही रहे होंगे, तो 7 हमारे पास बाई प्राइस होगी। हम यहाँ पर आएंगे 7 के बाद 1 के ऊपर, 1 के ऊपर हम उसको सेल नहीं कर सकते।
लेकिन 7 के बाद हमें कोई ऐसी वैल्यू मिल गई है जो कि छोटी है, और हमारे पास जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है वो तो ऑलरेडी जीरो ही पड़ा हुआ है ना फिलहाल, तो हम बाइंग प्राइस को अपडेट करके 1 कर देंगे। आगे हम 5 के ऊपर जाएंगे। हमारे पास करंटली बाइंग प्राइस क्या है, 1 है। 5 - 1 4 हो गया, हमारे पास प्रॉफिट यहाँ पर 4 हो जाएगा। हम जब नेक्स्ट करेंगे जीरो के ऊपर मूव, तो 0 - 1 तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास सेलिंग प्राइस करंटली जिस प्राइस के ऊपर है वो तो उससे छोटी है। तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट बाइंग प्राइस हमें मिल रही है वो प्रीवियस बाइंग प्राइस से कम हमें एक बाइंग प्राइस मिल रही है, तो क्यों ना हम स्टॉक इस प्राइस के ऊपर हम अपने स्टॉक को बाई कर लें। तो हम अपनी बाइंग प्राइस को अपडेट करके जीरो रख देंगे। अब हमारे पास बाइंग प्राइस क्या है, जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि इस बाइंग प्राइस को मद्देनजर रखते हुए अगर हम आगे मूव करें तो क्या कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है जिसके ऊपर हमें प्रीवियस प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो। जब हम यहाँ पर आएंगे 6 के ऊपर, तो 6 - 0, 6 तो वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो मतलब हम 6 के ऊपर अगर सेल करें तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, 6 - 0 6 होगा। और यहाँ पर हमें प्रीवियस प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमारा प्रॉफिट अपडेट हो गया 6 हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पर 4 के ऊपर आएंगे। 4 में से हमें 4 प्रॉफिट ही मिलेगा, 4 - 0, क्योंकि बाइंग प्राइस अपडेट नहीं हुई, वो जीरो ही है। तो 4 - 0 4 ही होगा, तो हमें प्रॉफिट यहाँ पर 4 मिल रहा है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एक मैक्सिमम प्रॉफिट है जो कि 4 से ज्यादा है, तो हम उसको अपडेट नहीं कर रहे होंगे। क्लियर है सबको ये वाली अप्रोच? काइंडली अगर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो पूछ ले। यस कोड सर, इसका क्लियर बिल्कुल है। सिंपल है, कोड इसका बिल्कुल सिंपल है, ऐसी है जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल हम ऐसा ही कर रहे होंगे। देखिए मैं इसको कैसे कर रहे होंगे, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं प्रॉफिट के नाम से। ठीक है, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 पे। ठीक है, अब हमारे पास जो करंटली बाइंग प्राइस है, जो हमारे पास इस टाइम बाइंग प्राइस है, वो कौन सी हमने रखी थी, वो फर्स्ट एलिमेंट वाली रखी थी। ठीक है, बाइंग प्राइस। ठीक है, ये हमने क्या रखी थी, इंडेक्स मतलब प्राइसेस के जीरो इंडेक्स वाले, क्योंकि फर्स्ट ये तो हम उसको बाई कर सकते हैं ना। ठीक है, हम उसको जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू रखते हैं। ठीक है, इसके अंदर 7 आ गए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे फर्स्ट एलिमेंट से लेके आगे मूव करते जाएंगे। ठीक है, और लेंथ ऑफ प्राइस। ठीक है, लेंथ ऑफ प्राइस तक इसको मूव करेंगे। लेंथ ऑफ प्राइसेस। हमने पहले पहले क्या चेक करना है, हम तभी स्टॉक को सेल कर रहे होंगे ना जब जब हमारे पास सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से ज्यादा आ रही हो, तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा के चेक करेंगे। अगर सेलिंग प्राइस कौन सी होगी, जो करंट प्राइस जिसके ऊपर हम हैं वहां पे चेक करेंगे कि अगर हम यहाँ पर इसको बेची तो क्या ये हमें प्रॉफिट दे रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे सेलिंग प्राइस कौन सी होगी, बेसिकली वो प्राइसेस ऑफ आई होगी। यहाँ पे मैं erase ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है कि करंट प्राइस जो होगी जिसके ऊपर हम हैं वो ही सेलिंग प्राइस होगी, क्योंकि स्टॉक हम ऑलरेडी बाई कर चुके हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे अगर ये करंट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, अगर तो वो बड़ी है बाइंग प्राइस से, तभी हम स्टॉक को सेल कर रहे होंगे। और ये जब हम सेल करेंगे तो हम पहले चेक करेंगे कि अगर यहाँ पर हम सेल करें इसको, अगर यहाँ पर हम इसको सेल करें, जो हमें प्रॉफिट आ रहा है वो प्रीवियस प्रॉफिट से बड़ा है, क्या करेंगे प्रॉफिट के अंदर, प्रॉफिट को एक तो हम अपडेट कर रहे होंगे। क्या करेंगे यहाँ पर हम मैक्स ऑफ प्रॉफिट कॉमा सेल प्राइस एनएस बाई प्राइस, इन दोनों में से मैक्सिमम हो रहा होगा। अगर हमें पहले कोई प्रीवियस कोई प्रॉफिट ऐसा मिला था जो कि करंट प्रॉफिट से बड़ा है, तब तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर करंट प्राइस से ज्यादा बड़ा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो हम उसको अपडेट करके प्रॉफिट के अंदर रख रहे होंगे। ठीक है, ये वाली कंडीशन पहली होगी। अब दूसरी एल्स कंडीशन क्या आ जाएगी, एल्स कंडीशन ये होगी कि ये जो हमारी सेलिंग प्राइस है ना, ये बड़ी नहीं है बाइंग प्राइस से, ये छोटी है। जब ये छोटी है तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई ऐसी वैल्यू मिल गई है कि जिसके ऊपर हम बाइंग प्राइस को कम रेट के ऊपर बाई कर सकते हैं, जो ऑलरेडी बाइड प्राइस है उससे भी कम प्राइस के ऊपर हम उसको बाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम अगर बाई प्राइस को यहाँ पर अपडेट कर दें तो ये ज्यादा फायदेमंद चीज है, तो हम यहाँ पर इसको कर देंगे प्राइसेस ऑफ आई के ऊपर।
ठीक है, तो इतना ही है, यहाँ पर रिटर्न हम कर रहे होंगे प्रॉफिट को। क्लियर है ये अप्रोच? तो किसी को कोई भी जरा सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो पूछ ले। ठीक है, तो हम अब कोड की तरफ मूव करते हैं। ये प्रॉब्लम लीड सर टू जी सर। सर यहाँ यहाँ पे एज केसेस का डिस्कस कर लें। अगर एरे एम्प्टी हो एक तो, दूसरा यहाँ पे ये डिस्कस करें कि अगर एक दफ़ा हमने बाय कर लिया और प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, आगे सारी स्मॉल वैल्यूज आ रही हैं, तो उस केसेस में क्या रिटर्न करना होगा? केस में हम जीरो रिटर्न करेंगे। उस केस में ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं, तो प्रॉफिट अपडेट ही नहीं होगा, क्योंकि अपडेट इसी कंडीशन के अंदर हो रहा है। तो प्रॉफिट जीरो ही होगा, तो हम जीरो ही रिटर्न कर रहे होंगे। और सर और अगर एरे एम्प्टी हो? हम ऊपर एफ कंडीशन लगा देंगे, इफ प्राइस इज डॉट लेंथ इज इक्वल टू जीरो, तो हम उस केस में रिटर्न जीरो कर रहे होंगे। थैंक यू सर। कर लेते हैं जीरो। यहाँ पर हमारे पास एक प्राइस थी इक्वल टू प्राइस ऑफ जीरो। प्राइसेस ऑफ आई मतलब कि सेल प्राइस अगर तो बड़ी है बाई प्राइस से, तो हम प्रॉफिट को अपडेट कर लेंगे। प्रॉफिट कब कौन सा होगा? प्राइसेस मतलब कि सेल प्राइस ऑफ आई एन एस बाई प्राइस। ठीक। ये बाई प्राइस जो करंटली हमें यहाँ मिल रही होगी वो छोटी होगी, तो हम बाई प्राइस को अपडेट कर देंगे। बाई प्राइस इक्वल टू प्राइस ऑफ आई, यहाँ से रिटर्न कर रहे होंगे। रन दिस एक्सेप्टेड। मेरे ख्याल से वो वाला एज केस उन्होंने नहीं दिया होगा, लेंथ उसकी